नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच प्राचीन भारत के इतिहास के भी महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित जानकारी देने वाली आई हूँ कि आप सभी अवश्य ही अनिवार्य रूप से पढ़ें, क्योंकि यदि आप देश के प्रतिष्ठित सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और इन सभी टॉपिक को यदि आप कवर नहीं किए हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्रश्न गलत होने की संभावना है। अतः आप अनिवार्य रूप से ये जो टॉपिक बताए जा रहे हैं उन्हें आप ज़रूर पढ़ लें और लास्ट में मेरे द्वारा बताया जाएगा कि इन सभी टॉपिक को आप किस पुस्तक से अवश्य ही अध्ययन करें। तो सबसे पहले बताओ साथियों, आप प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल से संबंधित जो खोज है उनको ज़रूर देखेंगे। पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण युग है, युग विभाजन को देखेंगे और प्रत्येक युग विभाजन में जो हिस्टोरिकल आविष्कार हुए हैं उनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं सैंधो सभ्यता के स्थल और विशेषता सामग्री, क्या क्या पढ़ना है इसमें। अब आप बताती हूँ, सैंधो सभ्यता में आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि, कालीबंगा वगैरह, उन सभी को आप देखेंगे। प्लस जो महत्वपूर्ण स्थल के विशेषताएं हैं, ज्वारीय बंदरगाह कहाँ पर है, कहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति मिली, कहाँ पर योगी की मूर्ति मिली, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी सभ्यता के, उन्हें आप ज़रूर देखेंगे। साथ में सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण की जो विशेषताएं हैं उन्हें देखेंगे। पतन के क्या कारण थे यह देखेंगे और इसके काल क्रम को भी अवश्य देखेंगे। अब आते हैं साथियों वैदिक काल पर। वैदिक काल में आपको मुख्यतः वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की जो विशेषताएं हैं उनका ध्यान देना है। साथ में इस समय जो भी साहित्यिक गतिविधियां हुई थी उनको अवश्य ही देखना है और वैदिक काल के जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्रियाकलाप थे इनका भी आपको अवश्य अध्ययन करना है, क्योंकि क्वेश्चन वैदिक काल से उसी पॉइंट से मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अब आते हैं साथियों प्राचीन भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धार्मिक आंदोलन जो उस समय हुए थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उस पर आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए आपको 2 चैप्टर ये बौद्ध धर्म और प्लस जैन धर्म में समस्त तथ्यों का गहन अवलोकन करना है। साथ में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो तमाम धार्मिक आंदोलन हुए थे उनके कौन प्रवर्तक थे और उनकी कुछ खास विशेषताएं थी, उन्हें भी आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में साथियों आप उनकी राजधानियों को भी देखेंगे, प्लस उस समय के जो महत्वपूर्ण राजा वगैरह थे उनको भी ज़रूर आप देखेंगे। इसके अलावा आप यूनानी आक्रमण जो उस दौरान हुए थे, कहाँ पर हुए, कौन कौन से आक्रमण हुए, उस समय कौन शासक उससे जुड़ा था, उसकी क्या विशेषताएं थी, यूनानी आक्रमण का क्या प्रभाव रहा, ये सभी तथ्य आपको देखने होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट 7वें टॉपिक पे, वो रहा मौर्य साम्राज्य। प्राचीन भारत के इतिहास में साथियों मौर्य साम्राज्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में इंगित किया जाता है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के पहले जितने शासक हैं उनके क्रम को आप देखेंगे। साथ में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और मौर्य साम्राज्य कैसे पतन की ओर गया, उस समय के शासक, दोनों की खास विशेषताएं देखेंगे। तो इस प्रकार आप मौर्य साम्राज्य के समस्त शासकों के ऊपर एक अवलोकन करेंगे। इसके अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक जो खास विशेषताएं थी उन्हें देखेंगे। और मौर्योत्तर काल में आप बस जो महत्वपूर्ण छोटे छोटे साम्राज्य थे उनके संस्थापक कौन थे और शासकों के क्रम को आप देख लेंगे, वो पर्याप्त होगा। इसके बाद मैं आऊँगी गुप्त काल पे। गुप्त काल में बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी माना जाता है और ख़ास तौर पे स्थापत्य और साहित्य के दृष्टिकोण से गुप्त काल को बहुत ही अहम योगदान के रूप में देखा जाता है और प्रायः क्वेश्चन स्थापत्य साहित्य के संबंध में गुप्त काल से पूछे जाते हैं। तो आप अवश्य ही गुप्त काल में समुद्रगुप्त आदि शासकों को ज़रूर देखेंगे। और यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगी कि क्रम से जितने शासक हैं उनके क्रमबद्धता को भी क्रम में आप
देखेंगे। चूँकि गुप्त काल महत्वपूर्ण काल है तो इनके शासकों के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें भी जरूर देखेंगे। गुप्तोत्तर काल में आपको जो छोटे छोटे राज्य थे उनके संस्थापक और शासक को बस देख लेना है। अब आते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में साथियों चोल, चालुक्य और पल्लव के जितने शासक हैं, शासकों को देखिए और उनके महत्वपूर्ण कार्य को देखिए। संगम युग कालीन जो राजा थे, शासक थे, और कौन कौन से संगम सम्मेलन हुए उनके क्रम को अवश्य ही ध्यान में आप रखेंगे, कहाँ हुए इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब जो मेन है वो ये है, प्राचीन भारत में जो भी साहित्यिक और स्थापत्य कला से संबंधित जो विशेषताएं हैं उनका आप अवश्य ही गहन अवलोकन करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास से साहित्य, संस्कृति और स्थापत्य से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आप अवश्य इसको ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं अध्ययन सामग्री कि किन किन अध्ययन सामग्री के माध्यम से आप इस पोर्शन को कवर करेंगे। तो साथियों एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िएगा। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि एक और जहां आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एंशिएंट हिस्ट्री के संबंध में, तो दूसरी ओर वे तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको पता चलेंगे, जिसके सहयोग के माध्यम से आप अवश्य ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर ये एनसीईआरटी अनिवार्य रूप से ज़रूर पढ़ेंगे। अब आते हैं यूनिक या लूसेंट जीके। चूँकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पता नहीं कहाँ से तथ्य पूछा जाए कोई जानता नहीं है, इसलिए एक आइडियल बुक के रूप में हम लोग एनसीईआरटी के साथ सजेस्ट यही किया जा सकता है कि कोई एक बुक ज़रूर पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो आप अवश्य यूनिक या कोई भी एक जिसमें खूब ज़्यादा तथ्य समायोजित हो उन्हें पढ़ें, और साथ में लूसेंट का जो जीके होता है उसका जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा साथियों आप सभी की सुविधाओं के दृष्टिगत मैं बहुत जल्द मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस के अंतर्गत एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस को लाने वाली हूँ, जिसमें वे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को समायोजित करने वाली हूँ एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित, जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ में मैं लगभग 30 से 40 वर्ष के पूर्व प्रश्नों को भी उसमें मैं समायोजित कर दूँगी, और हर एक चैप्टर के साथ आप सभी को यह बताया जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कौन कौन सा पार्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर उस शासक को विशेष स्टार के साथ आप सभी को इंगित किया जाएगा, दिखाया जाएगा कि आप अवश्य ही इसको पढ़ें। और ये मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस हैं वो मैं अपने नोट्स से ही आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ, जिससे मैं स्वयं पढ़कर सफल हुई। तो साथियों अभी मैं मॉडर्न इंडिया का क्लासेस ले रही हूँ मल्टीविटामिन क्लासेस में, साथ में सामान्य हिंदी का ले रही हूँ। जैसे ही मॉडर्न इंडिया ख़त्म होगा उसके बाद मैं मेडाइवल इंडिया स्टार्ट करूँगी, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। तो आप अवश्य ही मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस जो मेरे द्वारा लिए जा रहे हैं उन्हें ज़रूर आप समय निकाल कर देख लें। ठीक है, इसके अलावा साथियों आप सभी को यही मार्गदर्शन देना है कि पूर्व के जो प्रश्न हैं उनको आप अवश्य ही हल करें। अब पूर्व के प्रश्न आप कहाँ से हल करेंगे ये भी मैं बता देती हूँ। पूर्व के प्रश्न के लिए सबसे बेहतर कोई विकल्प है साथियों, तो वो है घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है सामान्य अध्ययन का, वो आप ज़रूर ले लीजिए। घटना चक्र का जो सामान्य अध्ययन का पूर्वावलोकन आता है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आता है। ठीक है, प्लस हर एक क्वेश्चन में मार्क किया रहता है कि आईएएस में पूछा गया है, ये पीसीएस में पूछा गया है, ये आरओ में पूछा गया है, ये इस एग्ज़ाम में पूछा गया। लगभग अच्छा खासा कलेक्शन इसके पास इस किताब में आपको मिल जाएगा, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अवश्य ही घटना चक्र का पूर्वावलोकन अध्ययन करिएगा, निश्चित रूप से हिस्ट्री में आप सभी की पकड़ मजबूत होगी। तो साथियों इस आशा के साथ मैं आप सभी को यही कहूँगी कि आप अवश्य ही अपने ऊपर भरोसा रखें और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। जिस दिन ये मन में आप ठान लिए, कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको पराजित कर सके, क्योंकि कहा जाता है जहाँ पर चाह है, जहाँ पर ऊर्जा है, जहाँ पर उत्साह है, जहाँ पर विश्वास की कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हैं, वह रास्ता कभी असफल नहीं होता है साथियों। तो आप देश के भविष्य हैं, अपने ऊपर आप पूर्ण भरोसा करके अपनी तैयारी को मजबूत करें, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।